ट्वेल्थ क्लास में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारा प्लेन चैप्टर चल रहा है। प्लेन में हम लोगों ने प्लेन के बेसिक डेफिनेशन को समझा था कि प्लेन होता क्या है, और प्लेन के हमने वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों को देखा था। दोनों में हम लोगों ने प्लेन का जो इक्वेशन देखा है उसके लिए जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट, यानी जो हमसे उस सबसे कम जानकारी जो हमें प्राप्त हो जिससे कि हम किसी प्लेन का इक्वेशन बना सकें, वो था पहले नंबर में एक पॉइंट होना चाहिए जिस पॉइंट से हमारा प्लेन पास करे, और सेकंड में हमारे पास एक ऐसी लाइन होनी चाहिए या एक ऐसा वेक्टर होना चाहिए जिसके एक ऐसा लाइन होना चाहिए जिसके ऊपर हमारा प्लेन जो हो वो परपेंडिकुलर हो। ये दो कंडीशंस को लेकर हमने प्लेन के इक्वेशन के बारे में डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में। ये जो पॉइंट है, हम लोगों ने प्लेन के दो फॉर्म्स देखे थे, कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म। प्लेन का जो वेक्टर फॉर्म होता है वो होता है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ये है प्लेन का वेक्टर फॉर्म, और इसी प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म जो होता था वो होता था हमारा ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। बात हमारी बस इतनी सी थी कि हमने प्लेन का इक्वेशन तब निकाला था जब प्लेन जो है एक पॉइंट से पास हो रहा हो। अब पॉइंट से अगर पास हो रहा है तो वेक्टर फॉर्म में ये जो हमारा ए वेक्टर है, ये दरअसल उस पॉइंट का, जिस पॉइंट से हमारा प्लेन पास हो रहा है उस पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर होता है। जिस बिंदु से हमारा समतल गुजर रहा है उस बिंदु का स्थिति सदिश ये वेक्टर ए होता है, और वेक्टर फॉर्म में ये एन वेक्टर जो है दरअसल वो वेक्टर है जो हमारे प्लेन पर परपेंडिकुलर है, या इस वेक्टर के परपेंडिकुलर हमारा प्लेन है। तो इस एन वेक्टर को हम नॉर्मल ऑफ द प्लेन, नॉर्मल ऑफ द प्लेन के नाम से जानते हैं। समतल का अभिलंब, यानी समतल पर जो रेखा लंब हो उसे अभिलंब कहते हैं। इसे हम वेक्टर फॉर्म में एन वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में बात करें तो कार्टेशियन फॉर्म में यही दो चीज़ें हमें चाहिए थी जिससे कि हम उस प्लेन का इक्वेशन बना सकें। तो यहाँ पर जो पॉइंट है, जो बिंदु है, जिस बिंदु से हमारा समतल गुजर रहा है वो था x1, y1, z1। ये वो बिंदु है जहाँ से हमारा प्लेन गुजर रहा है, और एक लाइन भी तो चाहिए जिसके परपेंडिकुलर हो। तो उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमारे ए, बी और सी हैं। उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो ए, बी, सी हैं जिस लाइन के ऊपर प्लेन परपेंडिकुलर है। इतनी बात हमारी पिछली बार हुई थी। ये है वेक्टर फॉर्म, ये है कार्टेशियन फॉर्म। इस कार्टेशियन फॉर्म में, ये कार्टेशियन फॉर्म में ये x1, y1, z1 जो है दरअसल उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से जिस पॉइंट से हमारा प्लेन गुजर रहा है। अब अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए, इस वाले को अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारे पास क्या आएगा, ax माइनस ax1 प्लस by माइनस by1 प्लस cz माइनस cz1 इज इक्वल टू 0। अब जरा सोचिए, आपको इसमें पता क्या क्या रहता है? आपको x1, y1, z1 की वैल्यू पता रहेगी, a, b, c की आपको वैल्यू पता रहेगी। तब जिस समय आप मल्टीप्लाई करेंगे तब a इंटू x1 करने पर ये जो है अपने आप में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई नंबर आएगा, क्योंकि आपको a की वैल्यू पता है, x1 की वैल्यू पता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a x1 जो है अपने आप में कोई ना कोई नंबर बनेगा।
ठीक इसी तरह से ये बी वाई वन जो है ये भी अपने आप में कोई ना कोई नंबर बनेगा, और ये सी जेड वन जो है ये भी अपने आप में कोई ना कोई नंबर बनेगा। बात अलग है कि ये प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। प्लस माइनस कैसे होगा? आपने बहुत सारे लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज देखे होंगे जिसमें ए की वैल्यू माइनस में हो, या बी की वैल्यू माइनस में हो, या सी की वैल्यू माइनस में हो। यहाँ तक कि आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू जीरो भी होती है। डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू जीरो भी होती है, इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है। हो सकता है कि ये जो पॉइंट हो, इस पॉइंट में से कोई प्लस में रहे या माइनस में रहे, क्योंकि है तो ये कोऑर्डिनेट्स ही, निर्देशांक ही हैं बिंदु के, प्लस में ही रहे ऐसा जरूरी नहीं है, माइनस में भी हो सकता है। अब सोचिए a इंटू x1 करने पर ये जरूरी नहीं है कि हमारा ये प्लस में ही आए, माइनस में भी आ सकता है। अगर ये माइनस में आ गया तो ये माइनस के कारण वो प्लस बन जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर इसको सही ढंग से अरेंज करके लिखा जाए तो इसको हम लोग लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस का डी इज इक्वल टू जीरो। अब बोलिएगा कि डी क्या है, तो डी जो है अपने आप में कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट कहाँ से आया? ये कांस्टेंट ए एक्स वन, बी वाई वन और सी जेड वन, इन तीनों की वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास कांस्टेंट बचता है ये वहाँ से आता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखना हो तो प्लेन का इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखता है हमें, 2x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इस तरह का हमारा प्लेन दिखता है। अब 11th क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है। 11th क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन देखा था वो इक्वेशन कैसा होता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जब हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखा जाता है। 11th क्लास में जब हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था उसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 अगर कहीं पर लिखा है तो ये अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये अपने आप में एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लें कि इसका z कोऑर्डिनेट जो है 0 हो जाए, z कोऑर्डिनेट के 0 हो जाने के कारण यही जो है 2x माइनस 3y प्लस का 7 इज इक्वल टू 0 ऐसा दिखेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहीं पर वो कंफ्यूजन होता है। 12th क्लास में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जब कभी भी इस तरह का आपको इक्वेशन दिखे तो समझ जाइएगा कि ये इक्वेशन जो है एक प्लेन का इक्वेशन है। ये कहीं से भी स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का समीकरण नहीं होता। आपने 12th क्लास में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में लाइन का जब भी इक्वेशन देखा है, कार्टेशियन फॉर्म की बात हो रही है, लाइन का जब भी आपने इक्वेशन देखा है, याद करिए लाइन का इक्वेशन आपने किस फॉर्म में देखा है? x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। आपने लाइन का इक्वेशन हमेशा ऐसे देखा है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आपने अक्सर देखा होगा x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 अपॉन माइनस 7 इज इक्वल टू जेड प्लस 4 अपॉन 3, ऐसा करके लाइन का इक्वेशन होता है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में त्रिविमीय ज्यामिति में रेखा जब भी दिखेगी, स्ट्रेट लाइन जब भी दिखेगा, वो आपको इस तरह के इक्वेशन में दिखेगा। इस तरह के इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए। अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है क्योंकि 11th क्लास में उन्होंने इसे जब देखा रहता है तो वो बोलते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा का समीकरण है, लेकिन ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में है। 12th क्लास में हमें 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री नहीं पढ़ना है। 12th में हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में लाइन हमेशा ऐसा दिखेगा। ऐसा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में प्लेन होता है। इस इक्वेशन को हम लोग प्लेन का जनरल इक्वेशन कहते हैं। किसी समतल का ये सामान्य समीकरण है।
ट्वेल्थ क्लास में जब कभी भी आपको कोई इस तरह का इक्वेशन दिखे तो समझिएगा कि वो अपने आप में एक प्लेन का इक्वेशन है। आप इस कन्फ्यूजन से बचिए कि इस टाइप का इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन आपको हमेशा इस तरह से दिखेगा। ये तो हो गई कुछ जनरल बातें। आइए अब अपने क्वेश्चन पे ध्यान दें। 2 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम नीचे वाले की बात करते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ये 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप ये क्या है? ये उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं जिस पॉइंट से हमारा प्लेन पास हो रहा है। इस क्वेश्चन में हमें एक समतल का समीकरण निकालने के लिए बोला गया है और साथ में ये बताया गया है कि हमारा समतल इस बिंदु से गुजर रहा है। जिस बिंदु से हमारा समतल गुजर रहा है ये उस बिंदु के स्थिति सदिश हैं एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। जो हमारा प्लेन है वो प्लेन इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। जो हमारा समतल है वो समतल इस सदिश के लंबवत है। साथ में क्वेश्चन में बोला गया है ऑल्सो रिड्यूस इट टू द कार्टेशियन फॉर्म। चूंकि वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन है तो वेक्टर फॉर्म के क्वेश्चन को हम सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में ही चेंज करेंगे। प्लेन का जो इक्वेशन हमें निकलेगा सबसे पहले वो वेक्टर फॉर्म में निकलेगा और उस वेक्टर फॉर्म से हम उसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे। प्लेन का वेक्टर फॉर्म ये होता है। इसमें ये ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर जो है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। क्या आपको क्वेश्चन में ये ए वेक्टर दिया हुआ है? दिया हुआ है। कहाँ है? ये ए वेक्टर ये पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप है। ये दरअसल इस ए वेक्टर की वैल्यू है। क्या आपको इस क्वेश्चन में एन वेक्टर पता है? एन वेक्टर नॉर्मल को कहा जाता है। नॉर्मल मतलब जो प्लेन पर परपेंडिकुलर हो वो हमारा ये वेक्टर है। हमें ए वेक्टर की भी वैल्यू पता है, एन वेक्टर की भी वैल्यू पता है। इस इक्वेशन में अगर हम ए वेक्टर और एन वेक्टर की वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर दें तो जो हमारे पास आएगा वही हमारा प्लेन का वेक्टर फॉर्म होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बात हम कर रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में इस पॉइंट से हमारा वेक्टर, इस पॉइंट से हमारा प्लेन पास हो रहा है। द पॉइंट थ्रू विच द रिक्वायर्ड प्लेन passes is 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। वह बिंदु जिस बिंदु से हमारा अभिष्ट समतल गुजर रहा है वो है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। और साथ में ये 2i कैप माइनस j प्लस 2k कैप क्या है? ये जो है परपेंडिकुलर है। तो एंड the normal of the plane is 2i cap minus j cap plus 2k cap। समतल का अभिलंब 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप है। ये दरअसल किसकी वैल्यू होती है? हियर ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ये जो है हमारा वेक्टर ए का वैल्यू है एंड ये जो है हमारा वेक्टर एन का वैल्यू है। 2i कैप माइनस जे कैप प्लस का 2k कैप। अब इक्वेशन क्या होता है प्लेन का वेक्टर फॉर्म में? वी know that
इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through a vector and perpendicular to n vector is r vector dot n vector is equal to a vector dot n vector। यही है हमारे उस समतल का समीकरण जो बिंदु ए वेक्टर से गुजर रहा हो और जिसके अभिलंब एन वेक्टर हो। हमें करना क्या है, हमें इसमें उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ये हमारा एन वेक्टर हो गया इज इक्वल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर है हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट में एन वेक्टर हमारा 2i कैप माइनस j कैप प्लस का 2k कैप। इधर तो हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। इधर चूंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ, तो ये हमारा फिलहाल r वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू i का i के साथ करेंगे तो ये आएगा 4, j का j के साथ करेंगे तो माइनस का 3 और k का k के साथ करेंगे तो माइनस का 8। यही r वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 में से 8 को माइनस करेंगे तो माइनस का 7 बचेगा। ये है हमारा वेक्टर फॉर्म उस प्लेन का। हमें क्वेश्चन में बोला गया है ऑल्सो रिड्यूस इट टू द कार्टेशियन फॉर्म। ये जो निकला ये तो वेक्टर फॉर्म निकला, लेकिन अब इस वेक्टर फॉर्म को हमें कार्टेशियन फॉर्म में भी चेंज करना है। तो हमेशा से आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये आर वेक्टर जो होता है वो दरअसल एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है जो कि हमारे उस प्लेन पर लाई कर रहा हो। ये आर वेक्टर जो है अपने आप में एक बिंदु के निर्देशांक होते हैं जो कि उस समतल पर स्थित होता है। आर वेक्टर को हम लोग क्या रखते थे, आर वेक्टर की जगह पर हम लोग एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रखा करते थे। हम आर वेक्टर की जगह वही एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रखकर इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करते हैं। यहाँ से आप एक चीज़ और सीख रहे हैं कि किसी वेक्टर फॉर्म के प्लेन को हम कार्टेशियन फॉर्म में किस तरह से चेंज करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा लैंग्वेज लिख देते हैं, दिस इज द required vector equation of the plane। ये हमारे प्लेन का वेक्टर फॉर्म है। अच्छा, अब हमें इस वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। तो वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के लिए इस आर वेक्टर को हम चेंज कर देंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मल्टीप्लाइड बाई 2i कैप माइनस जे कैप प्लस का 2k कैप इज इक्वल टू -7। अब इसे हमने फिर यहाँ पर ध्यान से समझिए, इसके और इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट में i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आएगा i का i के साथ करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x, j का j के साथ करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस का y और k का k के साथ करेंगे तो ये बनेगा प्लस का 2z और इज इक्वल टू में -7 है। -7 को हम अगर इधर शिफ्ट कर दें
तो 2x माइनस का y प्लस का 2z प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जब कभी भी इस टाइप का इक्वेशन दिखे समझिएगा कि ये प्लेन का इक्वेशन है। इसे कहीं से भी आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन समझने की गलती ना करें, क्योंकि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसा दिखता ही नहीं है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। इस कंफ्यूजन को अपने दिलो दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए। आपका कॉन्सेप्ट जो है प्लेन के फॉर्म में और लाइन के फॉर्म में एकदम क्लियर होना चाहिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बात अगर हम करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में 3 बिंदु दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उन 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का हमें इक्वेशन निकालना है। चूँकि पॉइंट्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में हैं, निर्देशांक के रूप में हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो इक्वेशन बनकर हमारे सामने आएगा प्लेन का, वो अपने आप में कार्टेशियन फॉर्म होगा। किसी भी प्लेन का फर्स्ट का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। किसी भी प्लेन का जो कार्टेशियन फॉर्म होता है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1, x1 y1 z1 बिंदु से गुजरने वाले किसी समतल का समीकरण क्या होता है? a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। यही होता है प्लेन का इक्वेशन। अब सोचिए, अगर ये प्लेन आपका पॉइंट 2 2 -1 से गुजरे, तो किसी भी बिंदु से गुजरने पर ये प्लेन जो है उसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेगा, उस बिंदु के निर्देशांक को ये समतल का समीकरण संतुष्ट करेगा। तो इस x1 y1 और z1 की जगह पर हम पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स रखेंगे। सिंस दिस प्लेन passes through 2 2 -1। 2 2 -1 हमारा वो बिंदु है जहां से ये प्लेन पास हो रहा है, तो हम इसके वैल्यू को जब पुट करेंगे तब हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तब तक एक काम करते हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे के रख देते हैं। a इंटू एक्स माइनस x1 की जगह पर हमें 2 रखना है, प्लस b इंटू वाई माइनस y1 की जगह पर भी हमारे पास 2 है, प्लस c z माइनस, और z1 की जगह पर -1 है। -1 जब यहाँ रखेंगे तो ये प्लस बन जाएगा और ये हमारा 1 हो जाएगा और इज इक्वल टू में 0। ये हमारा उस प्लेन का इक्वेशन है जो 2 2 -1 से गुजर रहा है। फिर सोचिए, यही प्लेन, यही वाला प्लेन इस पॉइंट से भी पास कर रहा है। इस बार इस सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इक्वेशन 1 में मत रखिएगा, इक्वेशन 2 में रखना है। इक्वेशन 2 कहाँ है? ये है इक्वेशन 2। आपका प्लेन जो है 3 पॉइंट से पास कर रहा है, पहले पॉइंट से पास कर दिया तो ये बन गया। अब इसमें अभी भी x y z है। इस x y z की जगह पर अब आपको ये सेकंड वाला पॉइंट रखना है और यही काम थर्ड वाले पॉइंट के साथ भी इसी में करना है। लिखेंगे दिस
प्लेन पासेज थ्रू, हमारा सेकंड पॉइंट जो है 3, 4, 2 है। ये जो हमारा समतल है, ये जो हमारा प्लेन है, ये इस पॉइंट से भी अगर पास कर रहा है तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स को ये प्लेन सेटिस्फाई करेगा। तब हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, ए एक्स की जगह पर इस बार अब हमारे पास है 3 और माइनस का 2 वैसे का वैसे ही, प्लस बी हमारा वैसे का वैसे ही, वाई की जगह पर हमारे पास है 4 माइनस का 2 प्लस सी हमारा वैसे का वैसे ही, और जेड की जगह पर हमारे पास इस समय 2 है, ये प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, तो यहाँ से ये केवल a बचेगा। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, तो ये प्लस का 2b और प्लस 3c इज इक्वल टू 0। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। फिर लिखेंगे प्लेन ऑफ इक्वेशन 2 ऑल्सो पासेज थ्रू, ये जो हमारा सेकंड वाला इक्वेशन है ये तो प्लेन का इक्वेशन है और यही वाला प्लेन हमारा इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, तो पासिंग थ्रू 7, 0, 6। अगर ये इक्वेशन 2 वाला प्लेन इस पॉइंट से भी पास हो रहा है तो वो इसके कोऑर्डिनेट्स को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अब इस बार x, y और z की जगह पर हम इन पॉइंट्स को रखने वाले हैं, इक्वेशन 2 में ही रखेंगे। तो हमारा बनेगा a, इस x की जगह पर अब हमें रखना है 7 और माइनस का 2 यहाँ पर पहले से है, प्लस b, y की जगह पर हमारे पास इस बार 0 है, माइनस का 2 प्लस c, z की जगह पर हमारे पास 6 है और ये प्लस का 1 वैसे का वैसे ही और इज इक्वल टू 0। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, ये बचेगा 5a, यहाँ से माइनस 2b आएगा और यहाँ से प्लस का 7c इज इक्वल टू 0। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या करना है, अब हमें इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को लेके सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, वज्र गुणनखंड विधि से हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, समीकरण 3 तथा 4 को हम वज्र गुणनखंड विधि से जब हल करेंगे तो यहाँ पर जो अननोन क्वांटिटीज, अज्ञात राशियाँ जो हैं वो a, b और c है। तो हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। a अपॉन, आप लोगों ने 10th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखा हुआ है। 10th क्लास में आपने जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखा है सेम वही है, सेम वही है। आप समझिएगा, अगर हम इसको एक साथ लिखें तब बेहतर तरीके से समझ में आता है। a प्लस का 2b प्लस का 3c इज इक्वल टू 0 और यहाँ से 5a माइनस का 2b प्लस का 7c इज इक्वल टू 0, यही दो इक्वेशन है। पहली बार में दोनों में a है तो हमने पहले a लिखा। a लिखने के बाद आप इस a वाले को हटा दीजिए, जो बचेगा इसमें ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे पहले, फिर माइनस नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई, और केवल कोफिशिएंट्स का करना है, b और c नहीं आएगा। तो यहाँ से 2 है और यहाँ से 7 है, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये बनेगा 14, माइनस का साइन देना है। यहाँ -2 है और यहाँ 3 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा माइनस का 6, तो ये हमारा प्लस का 6 बन जाएगा। ये जो हो गया ये a के लिए हो गया, यहाँ से b के लिए, b के लिए इस b वाले पार्ट को पूरा ढक दीजिए।
ये बी वाला पार्ट को पूरा ढक देने के बाद जो बचेगा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन होता है। क्या होता है, जब आपने ए को ढका था तो आपने स्टार्टिंग जो किया था ऊपर से नीचे गए थे। ए वाले को लिखने के लिए आप पहले ऊपर से नीचे गए, तो बी वाले को लिखने के लिए पहले आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। और ठीक जब सी को लिखने की बारी आएगी तो यहाँ पर लिखने के लिए इसको ऊपर से नीचे की तरफ ले जाना है। पहला ए को हमने जब ढका था तो पहले 2 और 7 को मल्टीप्लाई किया था, ऊपर से नीचे की तरफ पहले गए थे। तो बी वाले को लिखने के लिए हमें नीचे से ऊपर पहले जाना है। बी वाले को ढक दीजिए। बी वाले को ढकने के बाद नीचे से ऊपर जाएंगे तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये 15 आएगा, माइनस ऊपर से नीचे तो यहाँ 1 है और यहाँ 7 है, तो ये हमारा 7 आ गया। और इज इक्वल टू में सी अपॉन, सी का करने के लिए पहले ऊपर से नीचे जाना है। सी वाले को ढक दीजिए। सी वाले को ढक देने के बाद ऊपर से जब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ -2 है, तो ये हमारा आएगा माइनस का 2 और नीचे से ऊपर ये प्लस का 10 होगा। यहाँ से ये हमारा आ जाएगा a अपॉन, ये हमारा बन गया 20 इज इक्वल टू b अपॉन, ये हमारा हो गया 8 इज इक्वल टू c अपॉन, ये हमारा हो गया 8। एक काम करते हैं, इसको हम लैम्डा के इक्वल मान लेते हैं। लैम्डा के इक्वल मान लेने से क्या होगा, यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20 लैम्डा, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 लैम्डा और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 लैम्डा। किसकी किसकी वैल्यू निकल गई, a की, b की और c की। इस a, b और c की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करना है। नहीं, इस a, b और c की वैल्यू को इस इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में हमारे पास a है, b है और c है, इसकी जगह पर हमें a, b, c की वैल्यू पुट करनी है। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में इन मानों को रखने पर, तो यहाँ पर a की जगह पर हम क्या रखने वाले हैं, 20 लैम्डा, ब्रैकेट में क्या है x-2, प्लस b की जगह पर हम क्या रखने वाले हैं, b की जगह पर है हमारा 8 लैम्डा, ब्रैकेट में है हमारा y-2, प्लस c की जगह पर हम यहाँ पर 8 लैम्डा रखने वाले हैं, ब्रैकेट में हमारे पास z+1 और इज इक्वल टू में 0 है। अब सोचिए, इस पूरे में से आप लैम्डा को कॉमन ले सकते हैं।